अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का जो कोर्स चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में, जो सेकंड सेमेस्टर है का कोर्स है, जो कि 3 क्रेडिट का है। इसका मीनिंग क्या है कि जो 2 क्रेडिट है वो थ्योरी के टॉपिक है, यानी कि जो टोटल सिलेबस है उसमें टोटल 32 टॉपिक है, यानी 1 क्रेडिट के 16 टॉपिक दिए जाते हैं। तो 2 क्रेडिट के थ्योरी का कोर्स है और 1 क्रेडिट है वो प्रैक्टिकल का है। यानी कि यहाँ टोटल कोर्स की बात करेंगे तो इसमें 32 टॉपिक अपने को पढ़ने को मिलेंगी। तो इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और आने वाले जो 1 से 2 दिन है उसमें कंप्लीट जितना कोर्स है उनके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, और इस सेल डिवीजन को कोशिका विभाजन को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना होगा कि गुणसूत्र क्या होता है और गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इससे पहले भी कोशिका विभाजन को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, ये कैसे बनता है और इसमें क्या बदलाव होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो वो है अपने पास में टॉपिक है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। यदि अपन साइंटिस्ट की बात करें तो जो गुणसूत्र है इसकी खोज तो किसने की है? स्ट्रॉसबर्गर ने। खोज करने वाला है स्ट्रॉसबर्गर, और जो नाम है वो है, जो नामकरण किया है वो साइंटिस्ट है वाल्डेयर। तो यदि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ जाता है गुणसूत्र की खोज किसने की है? स्ट्रॉसबर्गर ने। और नामकरण किसने किया है? तो वो है वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन का अपन अध्ययन करते हैं तो उसकी जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें एक कलर बॉडी दिखाई देती है, यानी कि इसको अपन समझना चाहे इसका मतलब क्या है? क्रोमा और सोमा 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। क्रोमो का मीन्स होता है कलर्ड, कलर्ड, और सोमो का मीन्स होता है बॉडी, यानी कि एक कलर्ड संरचना है, या जो अपन कह सकते धागा यानी थ्रेड लाइक। तो कलर्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसको अपन कह रहे हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और ये कहाँ देखने को मिलेंगे अपने को? मेटाफेज अवस्था में ही ये विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में, न्यूक्लियस में। अब इनका निर्माण होता कैसे है? जो केंद्रक संरचना है उसके अंदर पाया जाता है डीएनए। वो डीएनए मिलके क्या बनाएगा? आगे जाके क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। जब भी अपन ने कोशिकांग पढ़े हैं तो केंद्रक पढ़ा होगा, और केंद्रक के अंदर क्या पढ़ा होगा अपन ने? क्रोमेटिन पढ़ा होगा। क्रोमेटिन क्या होते हैं? जो केंद्रक होता है इसके केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्रोमेटिन कहते हैं, और यही फ्यूचर में किसका निर्माण करती है? गुणसूत्र का निर्माण करती है। जो क्रोमेटिन वर्ड है ये दिया था फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं क्रोमेटिन जो टर्म है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिए? फ्लेमिंग ने। और यही क्रोमेटिन क्या होंगे? कंडेंस होंगे, संघनित होके, और क्या बना देंगे? आगे जाके गुणसूत्र बना देंगे। तो ये गुणसूत्र कैसे बनेगा इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये गुणसूत्र ही क्या करता है? जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या होती है? जीन्स पाई जाती है, वो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, और इन गुणसूत्र के माध्यम से अगली पीढ़ियों में यानी अगली जो संततियां होती है उनमें ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा जो गुणसूत्र है इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ अपने को एक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग की जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक्ड होता है। तो इसका जो सिद्धांत है
जो मॉडल है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? 2 साइंटिस्ट थे, थॉमस और दूसरा है कॉर्नबर्ग। इन्होंने डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बताया। और जो मॉडल है उस मॉडल का नाम क्या है? उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल। इसी मॉडल के अनुसार अपने को पता लगेगा कि डीएनए कैसे पैक होता है और यही संरचना मिलके आगे गुणसूत्र का निर्माण कैसे करेगी। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो क्रोमोजोम बना हुआ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? क्रोमोजोम एक तो होती है प्रोटीन और इसके साथ में जुड़ता है कौन सा? डीएनए। जो प्रोटीन होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ में डीएनए लिपटता है, जिसके कारण क्या बनेगा आगे जाके फ्यूचर में? जो क्रोमोजोम है वो संरचना बनेगी। हिस्टोन जो प्रोटीन होती है ये एक क्षारीय प्रवृत्ति की प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, जिसमें है H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन जो प्रोटीन है इसके 5 रूप पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये पांचों जो रूप है हिस्टोन प्रोटीन के, इनमें से 4 मिलके और एक अष्टक का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है हिस्टोन अष्टक। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है हिस्टोन अष्टक क्या होता है। H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4 प्रत्येक के यहाँ 2 अणु उपयोग में आएंगे और 4 प्रकार है, तो 2 अणु मिलके कितने हो गए? 8। और 8 को बोल रहे अपन अष्टक या ऑक्टामर। इनके चारों ये तो संरचना कहलाती है हिस्टोन अष्टक कहलाती है। हिस्टोन अष्टक या अपन कह सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर कहलाती है। इनके यहाँ पे जो डीएनए होता है वो लिपट जाता है और ये राउंड लगाता डीएनए एक सही 3/4 भाग में ये राउंड लगाता है और इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट जाता है। और जो H1 प्रोटीन बची हुई थी वो H1 प्रोटीन इसको क्लिप की तरह फंसा देती है, जिससे कि ये डीएनए और ऑक्टामर अलग अलग नहीं हो। तो इस कंप्लीट जो संरचना है जिसमें 5 तो हिस्टोन प्रोटीन आ गई और जो डीएनए वो भी इसके साथ में जुड़ गया, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम स्टार्टिंग कहाँ से करनी है अपने को? कोई भी क्रोमोजोम होता है वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन है जो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। हिस्टोन प्रोटीन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं, H1, H2, H2B, H3 और H4। इनमें से 4 जो अणु हैं उनके 2 अणु काम में आएंगे। H2A के 2 अणु, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2। तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 8। 8 को अपन कह रहे हैं अष्टक। किसके हैं ये? हिस्टोन प्रोटीन के। इस कारण इसका नाम हो गया हिस्टोन अष्टक। इसके चारों ओर क्या होता है? जो डीएनए है वो लिपट जाता है और राउंड कितने लगाता है? एक पूरा राउंड, और दूसरा है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो एक सही 3/4 का जो चक्कर लगाते हुए डीएनए इसके लिपट जाएगा। और जो एक प्रोटीन बची हुई रह गई थी H1 प्रोटीन,
ये H1 प्रोटीन क्या करती है, इसको फंसाने का काम करती है, क्लिपिंग का काम करती है, और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनती है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। जब अपन ने केंद्रक पढ़ा होगा तो वहां जो क्रोमेटिन पढ़ी होगी अपन ने, वो दो प्रकार की पढ़ी होगी, एक है यू क्रोमेटिन और एक होती है हेटेरोक्रोमेटिन। तो इस H1 की क्लिपिंग के बेसिस पे ही क्या होगा, दो प्रकार की क्रोमेटिन बनेगी आगे जाके, एक को कहेंगे यू क्रोमेटिन, एक को कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। एक बनती है लूज बाउंडिंग के कारण और एक बनती है टाइट बाउंडिंग के कारण। यहाँ जब टाइट बाउंडिंग हो जाती है तो जब स्टेनिंग करते हैं तो वहाँ गहरा रंग दिखाई देता है, और जब ये लूजली लगी हुई रहती है तब यानी कि वहाँ जो क्रोमेटिन बनेगी वो लूज क्रोमेटिन बनेगी, और जब उसको स्टेन किया जाएगा तो उसमें लाइट कलर डेवलप होता है। तो इसके बेसिस पे क्रोमेटिन को आगे जाके दो भागों में बांट दिया जाता है। अभी अपन इसके आगे ऊपर डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोसोम बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं। ऐसे ही दूसरी संरचना बनाऊं, जैसे सपोज करो ये तो गया एक न्यूक्लियोसोम, ये हो गया एक न्यूक्लियोसोम। ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोसोम का अणु फिर बनेगा, ये लिपटा हुआ रहेगा, H1 इसके क्लिपिंग कर देगी। फिर ऐसे ही तीसरा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के क्या बन जाएंगे, अणु बन जाएंगे। तो जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है इसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए जो हिस्टोन अष्टक के लिपटा हुआ रहता है इसको कहा जाता है क्रोमोजोमल डीएनए, यानी गुणसूत्रीय डीएनए। और ये होता है 146 बेस पेयर का। तो ये भी ध्यान रखना है कि डीएनए की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 146 बेस पेयर डीएनए इस अष्टक के चारों तरफ लिपटता है। तो ये एक चेन जैसी श्रृंखला बन गई। तो इसी को क्या कहा जाता है, यदि इसको शॉर्ट में अपन दिखाना चाहे तो ऐसी संरचना दिखा पाएंगे इसको अपन। जब भी अपन ने केंद्रक पढ़ा होगा तो उसमें अपन ने जब भी क्रोमेटिन पढ़ी है तो ऐसा धागे की तरह अपन उसमें घुमाते हैं। तो जो ये संरचना दिख रही है ये है अपना न्यूक्लियोसोम, और जो बीच वाला है ये हो गया लिंकर डीएनए। तो इस कंप्लीट संरचना को क्या नाम देते हैं अपन, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। पहले इसका नाम क्या था, न्यूक्लियोसोम। जब ऐसे बहुत सारी संरचनाएं जुड़ गई तब इसका पहले तो नाम रख दिया जाता है क्या, सोलेनोइड। सोलेनोइड इसका नाम हो जाता है। इसी सोलेनोइड को अपन फ्यूचर में क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं इसी को। अब यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, ये जो क्रोमेटिन बनती है इस क्रोमेटिन के चारों ओर नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन कलेक्ट हो जाती है। तो अपने को एक ऐसी संरचना दिखाई देगी, ऐसा एक आवरण बन जाता है जिसके अंदर क्या रहती है, जो क्रोमेटिन बनी थी लास्ट में वो क्रोमेटिन इसमें ऐसे लिपटी हुई रहेगी। यहाँ पे क्या इकट्ठी हो जाती है, ये जो भाग है ये बना हुआ किससे, नॉन क्रोमोजोमल स्टोन प्रोटीन्स, और एक ये विशेष आकृति धारण कर लेता है जिसी को कहा जाता है क्रोमोजोम गुणसूत्र। यदि अपन इसकी संरचना देखें तो इसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, जो अपन ने न्यूक्लियोसोम पढ़े थे वो न्यूक्लियोसोम भी इसके ऊपर ऐसे डॉटेड रूप में दिखते हैं।
इन्हीं को इन फ्यूचर में फिर एक नाम दिया जाएगा इनको। तो किसी भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, यहीं से अपने कुछ जो सेल डिवीजन से रिलेटेड टर्में आएगी वो यहाँ काम आएगी। देखिए सबसे पहला जो ये पूरी संरचना दिख रही है, इस पूरी संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिड, कहा जाता है इसको कहा जाता है क्रोमेटिड। जो क्रोमेटिड होता है उसका जो अंतिम हिस्सा होता है उसको कहा जाता है टीलोमियर। टीलोमियर जो धागे जैसी संरचना दिख रही है ये होती है क्रोमोनेमेटा। इनके ऊपर जो डॉटेड संरचना दिख रही है ये होती है मोती जैसी संरचना, बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसको कहा जाता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर कहा जाता है इसको। जहां दोनों क्रोमेटिड जुड़ रही है इस जंक्शन वाले बिंदु को क्या कह रहे हैं अपन, सेंट्रोमियर कहा जाता है इसको, सेंट्रोमियर। इसी का एक और नाम है वो है प्राथमिक संकीर्ण बिंदु या स्थल। यानी कि इस पूरी संरचना को यदि अपन यहाँ से पकड़ते हैं तो ये दो बराबर भागों में लटक जाते हैं, यानी कि यहाँ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, लचीलापन प्रोवाइड करवाता है इस गुणसूत्र में, इसलिए इसको कहा गया प्राथमिक संकीर्ण बिंदु। और जो ये सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के चारों ओर यहाँ प्रोटीन पाई जाती है जो एक संरचना बनाती है, इसका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो तरकु तंतुओं का निर्माण होगा, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होगा, वो स्पाइंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से ही आके अटैच होंगे। जहां कभी कभी अपन क्या करते हैं, काइनेटोकोर की जगह जो वर्ड होता है वो सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु काम में ले लेते हैं। तो आ जाता है कि जो स्पाइंडल फाइबर है वो किससे अटैच होती है, एग्जैक्ट तो होता है काइनेटोकोर से। यदि ऑप्शनों में ऐसा नहीं है तो उसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर से। जो ये क्रोमोमियर्स होते हैं इनको क्या माना गया था, जीन माना गया था इन्हीं को। तो जीन का अपन जब मेंडल वाला जो हिस्सा है, जेनेटिक्स वाला जो हिस्सा है स्टार्ट करेंगे तब अपने जीन के बारे में परफेक्ट पढ़ेंगे। जीन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कैसे वर्क करती है। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोजोम के ऊपर। तो क्रोमोजोम में कौन कौन सी संरचनाएं हुई, जो पूरी ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है इसका नाम तो हो गया क्रोमेटिड। तो एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड पाई जाती है। क्रोमेटिड का जो अंतिम हिस्सा होता है उसको कहा जाता है टीलोमियर। तो एक गुणसूत्र में दो टीलोमियर दिखेंगे। इस क्रोमेटिड के अंदर एक धागे जैसी संरचना है तो अपन पहले कह रहे थे क्रोमेटिन, उसका अब नाम हो गया क्रोमोनेमेटा। इस क्रोमोनेमेटा के ऊपर डॉट या जो बीड लाइक जो मोती के बिंदु होती जैसी संरचना दिख रही है उनको करें क्रोमोमियर। और इसको कुछ साइंटिस्ट क्या मानते थे, इसी को जीन मानते थे। जो दोनों क्रोमेटिड जहां से जुड़ रही है ये संरचना है सेंट्रोमियर, और यहीं से इस गुणसूत्र में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इसी कारण इसको कह रहे हैं प्राथमिक संकीर्ण बिंदु। इसके चारों तरफ जो प्रोटीन का कवर रहता है उसको कहा जाता है काइनेटोकोर। तो ये एक गुणसूत्र की संरचना है। यदि गुणसूत्रों के प्रकारों की बात करें तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसके बेसिस पे जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसका अध्ययन भी अपन मेटाफेज स्टेज में ही करते हैं। इनमें कौन सी शेप बनती है, मेटाफेज एनाफेज अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक होता है मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम का नाम है मेटासेंट्रिक। मेटा का मीन्स होता है
बीच में। तो यानी कि जो दोनों क्रोमेटिड है वो बराबर रहेगी और जो सेंट्रोमियर है वो कैसा बनेगा, बीच में स्थित रहेगा। और जब इसकी अपन स्टडी करेंगे एनाफेज स्टेज में, तब इसकी जो शेप है वो शेप कैसी होगी, वी शेप का ये क्रोमोसोम अपने को दिखाई देगा, जिसमें दोनों भुजाएं यानी क्रोमेटिड वो कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि जब सेंट्रोमियर बीच में स्थित है, केंद्र में स्थित है, तब शेप कैसी दिखेगी, तो वो हो जाएगी वी शेप। यदि अपन और आगे चलें तो दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब का मीन्स होता है उप, यानी केंद्र से थोड़ा सा यदि दूर हो जाता है सेंट्रोमियर, तो उस क्रोमोसोम को कह रहे हैं सब मेटासेंट्रिक। और इसमें जो शेप बनने वाली होगी वो बनेगी एल शेप, जिसमें एक हिस्सा लंबा है और जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा है। अपन समझने के लिए कह सकते हैं एक तरफ 60% हिस्सा है और एक तरफ 40% हिस्सा है। तो ऐसी पोजीशन वाले क्रोमोसोम को कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक, और जो शेप बनती है वो हो जाती है एल शेप। इसके बाद में आता है सब टीलोसेंट्रिक, या इसी को कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, टीलोमियर से थोड़ा सा दूरी पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो शेप बनती है वो बनती है आई शेप। एक होता है टीलोसेंट्रिक, यहाँ बनती है जे शेप। जे शेप बनती है सब टीलोसेंट्रिक में। और जो टीलोसेंट्रिक होता है इसका मतलब क्या है, टीलोमियर किसको कहा था अपन ने, क्रोमेटिड का जो अंतिम हिस्सा है उसको कहा था टीलोमियर। तो यहाँ जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल टीलोमियर के ऊपर उपस्थित होगा। और दूसरी जो आर्म्स है जो क्रोमेटिड है वो बिल्कुल छोटी सी रहेगी। तो यहाँ जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, आई शेप कह दो, या इसको अपन कह सकते हैं रोड शेप। रोड का मीन्स हो गया खड़ा आकार। और एक और होता है जिसको कह रहे हैं होलोकाइनेटिक। पोजीशन जो सेंट्रोमियर की है वो फिक्स नहीं होती है, तो इसकी जो शेप है वो शेप भी इसकी फिक्स नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या है, होलोकाइनेटिक को दूसरे रूप में क्या पूछा जाता है, जब सेंट्रोमियर की पोजीशन फिक्स नहीं है तो ऐसा क्रोमोसोम तो क्या कहलाएगा, होलोकाइनेटिक कहलाएगा। इसकी शेप किसी प्रकार की नहीं बनेगी, कोई फिक्स शेप नहीं है। जब सेंट्रोमियर टीलोमियर के ऊपर उपस्थित है तो क्रोमोसोम का नाम हो गया टीलोसेंट्रिक, शेप हो गई आई या छड़ाकार। जब टीलोमियर से थोड़ा दूर है तब शेप हो गई जे, और जब सेंटर से यानी मध्य से थोड़ा दूर है तो शेप हो गई एल, और जब सेंट्रोमियर जो है उसकी पोजीशन है सेंटर यानी केंद्र मध्य में, तो जो शेप है वो बनेगी वी। और इन सभी के बारे में कहाँ पढ़ा जाएगा, एनाफेज स्टेज में ये अपने को ऐसी शेप्स दिखने को मिलेगी। अब यहाँ से इसके बाद में कि क्रोमोसोम में कौन कौन से भाग है, इनमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। टॉपिक है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसको कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया। कोशिका विभाजन क्या है, ऐसी प्रक्रिया
जिसमें कोई एक सेल है, ये क्या करती है, डिवाइड होती है और न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका अपने समान नई कोशिका उत्पन्न कर रही है, तो उसको कह रहे हैं कोशिका विभाजन। जो कोशिका विभाजन प्रक्रिया में भाग ले रही है, इसको तो क्या कहा जाएगा, पैतृक या जनक कोशिका कहा जाएगा इसको। दूसरा, जो नई कोशिकाएं बनेगी इनको क्या कहा जाएगा, डॉटर या प्रोजेनी सेल। संतति या पुत्री कोशिकाएं इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कोशिका अपने समान या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। जो कोशिका विभाजन प्रक्रिया में भाग ले रही है कोशिका, उसको कहा जाता है जनक कोशिका, और जो नई कोशिकाएं बन रही है उनको कहा जाता है संतति या पुत्री कोशिकाएं। कोशिका विभाजन की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये समझना है कि कोशिका विभाजन होता क्यों है, कि आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की जो साइज है उसको मेंटेन रखने के लिए कोशिका विभाजन होता है। या कई बार क्या होती है, कई कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज को वापस पूरा करने के लिए क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है, जहां से क्या होगा, उसकी रिपेयरिंग होती है। विशेष ध्यान रखना, ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो डिवाइड नहीं होती है। तो जो मानव होता है या अपन कह सकते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल, और ये ऐसी कोशिका है जो कभी भी डिवाइड नहीं होती है। इसका निर्माण एक बार होने के बाद में इसका निर्माण दोबारा नहीं होता है। इसका मतलब इसमें कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए इस कोशिकाओं को एक विशेष प्रोटेक्शन के द्वारा मैनेज किया जाता है। कोशिका विभाजन अपन मुख्य रूप से 3 प्रकार का पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का पढ़ा जाता है। एक है असूत्री एमाइटोसिस, दूसरा समसूत्री माइटोसिस, और तीसरा है अर्धसूत्री मियोसिस। 3 प्रकार का कोशिका विभाजन है यहाँ पे। असूत्री, यहाँ अ का मीनिंग क्या है, अनुपस्थित, एब्सेंट, और सूत्री का मीनिंग क्या है यहाँ पे, गुणसूत्र। का मीनिंग क्या समझेंगे, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र अनुपस्थित है, एब्सेंट है, वो भाग नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा विभाजन कहलाता है असूत्री विभाजन। और ये सबसे सिंपल प्रकार का विभाजन होता है, साधारण प्रकार का विभाजन होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें ऐसा विभाजन देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जैसे जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनमें ऐसा विभाजन देखने को मिलता है। इसमें गुणसूत्र भाग नहीं ले रहे हैं। जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन भी इसमें
नहीं होता, क्योंकि जो गुणसूत्र है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो सेंट्रोमियर का विभाजन भी इस प्रकार के विभाजन में नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है इसको अपन कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में क्या होता है, अंतर्वलन के कारण जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, जिससे एक विशेष आकृति बनती है। इसको कह रहे हैं अपन डंबल आकृति या डंबल शेप। जैसे जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ सिकुड़ेगी तो ये जो कोशिका है दो भागों में बट जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, जो कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ी, जिसके कारण डंबल शेप की आकृति बन गई और अंततः क्या हो गई, दो भागों में यानी कि दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गई। इसी को अपन कह रहे हैं असूत्री विभाजन। यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं या सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, वो है असूत्री सिंपल साधारण प्रकार का विभाजन है। इसमें पाया जाता है मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें ऐसा विभाजन अपने को सामान्यतः देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ती है जिससे डंबल शेप की आकृति हो जाती है और ये अंततः दो संतति कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इसको कह रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो जितना भी विभाजन हो रहा है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले टॉपिक है अपने पास में सेल साइकिल कोशिका चक्कर। सेल साइकिल कोशिका चक्कर। तो कोशिका चक्कर या सेल साइकिल क्या होता है, एक विभाजन को पूर्ण करने में व्यतीत जो समय होता है उसी को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। इसका मतलब एक कोशिका विभाजन प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हुए नई कोशिकाएं बना लेती है तो उसको जो जितना समय लगा है उसको कहा जाता है सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होती है ये एक विशेष प्रोटीन होती है जिसको करें CKD प्रोटीन। इसी के कारण इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, बनी रहती है। सेल साइकिल दो स्टेप में पूरा होती है जिसको कहा गया है, पहली है वो है इंटरफेज। पहली स्टेप है इसकी इंटरफेज और जो दूसरी स्टेप है वो है एम फेज। यहाँ एम फेज का मीनिंग क्या होगा, यहाँ माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। जब अपन माइटोसिस की शुरुआत करेंगे तो एक्चुअल जो डिवीजन की अवस्था है वो एम फेज ही है। तो इंटरफेज जो अवस्था है लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है किसकी, सेल साइकिल की। कोशिका चक्कर में दो ही अवस्थाएं हैं, एक है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। यदि क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्कर की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है तो इनमें सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज। इसके अलावा क्या बातें ध्यान रखनी है, इसमें जो इंटरफेज अवस्था होती है इसी को कहा गया प्रीपरेशन फेज। इसका मतलब जो एक्चुअल डिवीजन होना है एम फेज में उसके लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है उस संपूर्ण सामग्री का निर्माण कहाँ होता है, इस इंटरफेज अवस्था में ही होता है। जो इंटरफेज अवस्था होती है इसकी भी तीन उप अवस्थाएं पाई जाती है। इंटरफेज
अवस्था की 3 उप अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहली है G1, दूसरी है GS, दूसरी है S और तीसरी है G2। इंटरफेज जो अवस्था है, इस इंटरफेज अवस्था के 3 उप अवस्थाएं। पहली है G1, दूसरी है S अवस्था और तीसरी अवस्था है वो है G2 अवस्था। यहाँ इन अवस्थाओं में क्या क्या तैयारी होगी, किन किन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। G1 का मीनिंग तो क्या है? फर्स्ट गैप फेज, यानी कि प्रथम गैप अवस्था भी कह रहे हैं इसको। और क्या कह सकते हैं? इसका नाम है प्री डीएनए सिंथेसिस, यानी डीएनए संश्लेषण पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था। क्या कार्य हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है आरएनए और जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। आरएनए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वहां डिस्कस करेंगे। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इनका फॉर्मेशन हो जाता है G1 अवस्था में। दूसरी अवस्था है वो है एस अवस्था। एस का मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है? निर्माण होना या संश्लेषण होना। कोई भी जो वस्तु है वो बन रही है उसको कह रहे हैं निर्माण होना या संश्लेषण होना। तो ऐस अवस्था में किसी न किसी चीज का क्या होगा? निर्माण होगा या संश्लेषण होगा। तो वो कौन है? तो इसमें क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, डीएनए का जो सिंथेसिस है, डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है? वो होता है एस अवस्था में। इसके अलावा इसमें और क्या घटनाक्रम होता है? वो है डीएनए रेप्लिकेशन भी इसी अवस्था में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन बाद में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या प्रोसेस है इसकी। रेप्लिकेशन को हिंदी में कह रहे हैं प्रतिकरण या द्विगुणन, डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं अपन इसको। डीएनए डुप्लीकेशन कहे या डीएनए रेप्लिकेशन कहे या डीएनए प्रतिकरण कहे या प्रतिकृति कहे, ये सभी इसी के नाम हैं। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होने से एक विशेष बात अपने को माइंड में रखनी है। अभी जस्ट अपन ने पहले जिक्र किया था कि डीएनए किसके साथ में लिपटा हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, यानी कि गुणसूत्र जो बना था उसमें डीएनए भी मौजूद है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो गुणसूत्र है उसका अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ एक विशेष टर्म काम में ली जाती है कि जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरा होता है तो जो क्रोमोजोम थी उसकी स्ट्रक्चर तो पहले कैसी थी? 2C स्टेज में था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 4C स्टेज में हो गया। यहाँ C का मीन्स क्या है? क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ का मतलब क्या हुआ? पहले उसमें 2 क्रोमेटिड थी, अब ये अवस्था से गुजरने के बाद में उसमें क्या हो गई? 4 क्रोमेटिड हो गई है। तो इसका मतलब अपन क्या समझ सकते हैं? जो अमाउंट था वो जस्ट डबल हो गया। तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो अपने को कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखता है, एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड। जब अपन इस स्टेज में देखेंगे, जब डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तो ये अपने को दिखाई देगा ऐसे डायग्राम के रूप। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जो क्रोमोजोम था डीएनए रेप्लिकेशन से यानी एस स्टेज से पहले इस फॉर्म में था। अब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है, मतलब
जो एस अवस्था है वो कंप्लीट हो जाती है, तो ये डीए जो क्रोमोजोम है ये कैसा हो जाता है 4C यानी 4 क्रोमेटिड वाला हो जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, तो वो अवस्था कौन सी है, एस अवस्था, एस स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो इसी स्टेज में होता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, जो सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम, इनका अमाउंट भी क्या होता है, डबल हो जाता है इसी अवस्था में। सेंट्रोजोम आगे जाके कहाँ उपयोग में आएंगे, इन्हीं के द्वारा स्पाइंडल फाइबर तरकु तंतुओं का निर्माण होगा। तो तीसरी स्टेज है अपने पास में, वो है G2। G2 क्या हो गई, सेकेंड गेप फेज। डीएनए सिंथेसिस के बाद की अवस्था है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस अवस्था। डीएनए संश्लेषण, पश्य डीएनए संश्लेषण अवस्था कह देंगे इसको हिंदी में। G2 के बाद में आने वाली अवस्था कौन सी है, एम फेज। इस कारण अपन इसको कह सकते हैं प्री, यदि माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो इसको बोल देंगे प्री माइटोटिक फेज। यदि मियोसिस पढ़ रहे हैं तो इसको कह देंगे प्री मियोटिक फेज, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन होना है एम फेज से स्टार्ट, उससे पहले की अवस्था है, तो इसका नाम हो गया प्री माइटोटिक फेज। यही इसका भी नाम अपन एक और दे सकते हैं, जब अपन साइकिल के रूप में पढ़ रहे हैं इसको, तो यहाँ टोटल अवस्थाओं को अपन एक सर्कल के रूप में दर्शाए, तो यहाँ कौन कौन सी होनी है, दो में डिवाइड कर दिया अपन ने, एक तरफ हो गया इंटरफेज और एक तरफ हो गई एम फेज। जो इंटरफेज होती है उसमें भी 3 हो गई, मैं सीक्वेंस से लिखता हूँ G1 S और G2। जो एम फेज होगी उसको 4 अवस्थाओं में बांटेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो G2 के जस्ट बाद में आने वाली है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद में आने वाली है मेटाफेज, के बाद में आने वाली है एनाफेज, और उसके बाद में आने वाली है टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं को अपन क्या कर रहे हैं, वास्तविक एक्चुअल डिवीजन की अवस्थाएं हैं। तो इन टीलोफेज पूरी होने के बाद में फिर से कौन सी शुरू होने वाली है, G1। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसी को कहा जाएगा, G1 को ही। और प्री माइटोटिक रहेगी कौन सी, G2। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी सीक्वेंस से कि जो सेल डिवीजन की अवस्थाएं हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस अपने को माइंड में ध्यान रखनी है, 2 अवस्थाएं इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज में 3 है, एम फेज में 4 है। टोटल को अपन सीक्वेंस से जमाते हैं G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें क्या घटनाक्रम होता है, इसमें भी आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस अवस्था में इनका संश्लेषण होता है। विशेष रूप से जो प्रोटीन है उसमें एक प्रोटीन ध्यान रखनी है अपने को, उसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो G2 स्टेज में होता है, और यही प्रोटीन क्या बनाती है आगे जाके, तरकु तंतुओं का निर्माण करती है, स्पाइंडल फाइबर बनाने का काम करती। तो ये हुआ अपनी पहली जो लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की, वो है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, जो भी वास्तविक विभाजन होना है एम फेज में, उसकी पहले से तैयारियां स्टार्ट हो जाती है इंटरफेज में, जिसमें मुख्य रूप से 3 उपावस्थाएं पाई जाती है, G1 S और G2। G1 में विशेष घटनाक्रम होता है,
आरएनए और जो प्रोटीन है इनका संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। जो एस अवस्था होती है इसमें डीएनए का सिंथेसिस भी होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होने के कारण जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है जब ये जो फेज है कंप्लीट हो जाती है। इसके प्रारंभ में कैसा होता है, क्रोमोजोम 2 क्रोमेटिड वाला होता है, यानी 2C स्टेज में होता है। जैसे कंप्लीट हो जाती है रेप्लिकेशन में क्या होता है, उसकी कॉपीज तैयार हो जाती है। तो यहाँ जो 2 क्रोमेटिड थे अब ये हो गई 4 क्रोमेटिड और इसको बोल रहे हैं अपन 4C स्टेज। इनके अलावा एस स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रोजोम होते हैं इनका अमाउंट भी क्या होता है, डबल हो जाता है। और यही इन फ्यूचर में क्या बनाते हैं, तर्कु तंतु स्पाइंडल फाइबर इन्हीं से जनरेट होंगे और वो किससे बने हुए होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होंगे। लेकिन ये प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, G2 स्टेज में। अब यहाँ एक और ऐसी स्टेज आती है जिसको कह रहे हैं G0। ऐसी कोशिकाएं जिनको कोशिका विभाजन नहीं करना है वो G2 स्टेज से निकल के और कहाँ एंट्री ले लेती है, G0 स्टेज में। इसको कह रहे हैं क्यूसेंट स्टेज और सिंबल के रूप में इसको कह रहे हैं G0 स्टेज। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सेल होती है ये रेस्ट पोजीशन में रहती है। इसका मतलब जिन सेल्स को डिवीजन नहीं करना है, नई कोशिकाएं नहीं बनानी है, वो G2 से सीधा एंट्री ले लेती है G0 स्टेज में। यहाँ जो सेल्स होती है ये मेटाबॉलिकली यानी उपापचयी रूप से एक्टिव रहती है। केवल डिवीजन नहीं करना है तो ये अलग निकल के और रेस्ट कर रही है, लेकिन मेटाबॉलिकली जो ये सेल्स है ये भी एक्टिव होती है। तो G0 स्टेज का भी ध्यान रखना कि ये कहाँ काम आती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये सेल इस स्टेज से निकल के और कहाँ एंट्री ले लेती है, एम फेज में एंट्री ले लेती है और वहाँ डिवाइड होके और नई कोशिकाएं उत्पन्न करती है। इसके बाद में आती है अपने पास में एम फेज। एम फेज, यहाँ एम फेज का मीन्स क्या है, माइटोटिक फेज का मीनिंग ये है कि वास्तविक जो माइटोसिस है जिसको अपन समसूत्री विभाजन कह रहे हैं वो अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो जो माइटोसिस टर्म है ये तो किसने दी है, सबसे पहले ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि माइटोसिस टर्म किसने दी है। तो यहाँ 2 साइंटिस्ट थे, वाल्डेयर और फ्लेमिंग। माइटोसिस जो टर्म है वो दी थी वाल्डेयर और फ्लेमिंग ने। माइटोसिस क्या होता है, इसको अपन कह रहे हैं समसूत्री। यदि अपन इसका अर्थ निकालते हैं तो सम का मतलब तो क्या हुआ, समान, और सूत्री का मीन्स क्या बताया था, गुणसूत्र। अपन डिवीजन में क्या पढ़ रहे हैं, एक कोशिका से क्या बन रही है, नई कोशिकाएं बन रही है। यदि अपन समसूत्री पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी। तो इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं समसूत्री विभाजन। यदि इसकी और डिटेल में चलते हैं, इसमें क्या होता है, 1 न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी केंद्रक है वो एक बार विभाजित होता है, जिसके कारण जो एक सेल है उसके द्वारा कितनी सेल प्रोड्यूस की जाती है, 2 सेल प्रोड्यूस की जाती है। जो सेल होती है वो 2n अवस्था में रहती है, यानी कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। और बनने वाली जो
कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होती है, 2n द्विगुणित प्रकार की होती है। गुणसूत्रों में किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं आती है, गुणसूत्र समान रूप से बने हुए रहते हैं। इसीलिए समान गुणसूत्र होने के कारण ही इसको कहा जाता है होमोटाइपिक। होमोटाइपिक डिवीजन भी कहा जाता है माइटोसिस को। क्यों? क्योंकि इसमें पैतृक कोशिका और जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसे सपोज कीजिए कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो इन दोनों में भी कितनी होगी, 20-20 ही गुणसूत्र होंगे। इसके अलावा जो माइटोसिस है ये कौन सी सेल्स में होता है, ये है सोमेटिक सेल में, कायिक कोशिकाओं में पूर्ण होता है। और कायिक कोशिकाएं हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। कायिक कोशिकाओं में होने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया, सोमेटिक डिवीजन रख दिया इसका दूसरा नाम। तो यहाँ विशेष चीजें क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। माइटोसिस क्या होता है, कोशिका विभाजन का ऐसा प्रकार जिसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, जिसमें केंद्रक एक बार विभाजित होता है। जो पैतृक कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित प्रकार की होती है, और जो नई कोशिकाएं बनती है वो भी द्विगुणित प्रकार की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जब गुणसूत्रों की संख्या समान है तो इसको कहा गया है होमोटाइपिक डिवीजन, इसका नाम रखा गया है। जो ये प्रक्रिया है ये संपन्न होती है कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक कोशिकाओं में। इसी कारण इसको कहा गया है सोमेटिक डिवीजन, भी इसका नाम रखा गया है। ऐसी कोशिकाएं जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही है उन कोशिकाओं को कहा जाता है कायिक कोशिकाएं। तो उन सभी कोशिकाओं में होने वाला है माइटोसिस, और इससे बनने वाली है एक कोशिका से दो कोशिकाएं। यदि इस माइटोसिस को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब जो एम फेज है ये कैसे पूरी होगी, इसमें दो स्टेप है। पहली है वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का जो विभाजन होता है उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और यहीं पे ध्यान रखना अपने को, कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी क्या होता है, ये है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का अध्ययन किया जा रहा है वो तो कहलाएगा कैरियोलॉजी। यदि केंद्रक के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें से पहली है प्रोफेज। प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, और चौथी है टीलोफेज। जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा उसके बाद में स्टार्ट होगा इसमें दूसरी स्टेप, जिसको कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। साइटोप्लाज्म का डिवीजन वो क्या कहला रहा है, साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजित होगा जिससे पूर्ण रूप से 2 संतति कोशिकाएं बनेगी, इसी को अपन कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम स्टेज को
किस रूप में पढ़ेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। पहले केंद्रक का विभाजन पढ़ा जाएगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ा जाएगा। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन। पहली स्टेज है प्रोफेज, और इसको कहा जा रहा है पूर्वा अवस्था हिंदी में। तो अपने को मोस्टली जो वर्ड है वो यही ध्यान रखना है, प्रोफेज पहली स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो केंद्रक होता है, केंद्रक की यदि अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर क्या रहता है, बीचों बीच पाया जाता है केंद्रिका, और में रहती है क्रोमेटिन, और जो द्रव्य भरा हुआ है वो द्रव्य है केंद्रक द्रव्य। जो लिक्विड है वो है केंद्रक द्रव्य। जो धागे जैसी संरचना है वो है क्रोमेटिन। जो बीच की संरचना है उसका नाम है केंद्रिका, और जो आवरण है इनको कह रहे हैं केंद्रक आवरण। ये दो है, बाह्य और आंतरिक। सबसे पहला घटनाक्रम क्या होता है, जो ये केंद्रक आवरण होता है ये टूटने लगता है, जिसके कारण जितनी भी जो सामग्री है, यदि केंद्रक आवरण टूटता है तो जो क्रोमेटिन था वो कहाँ आ जाता है, ये कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो केंद्रिका थी इसका आकार भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जो ये क्रोमेटिन नाम दिया था अपन ने पहले, जो आगे अपन इसको क्रोमोजोम कहेंगे, ये कैसा होता है, इस स्टेज में क्रोमोजोम होते हैं वो दिखते अपने को लंबे। एक तो पहली बात पतले है, इस कारण कैसे होंगे, ये लंबे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट क्रोमोजोम कौन सी स्टेज में दिखेंगे या होंगे, तो वो है पहली प्रोफेज। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो क्रोमोजोम है इसका आकार क्या होगा, छोटा होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। वो प्रक्रिया कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया, जिसके कारण इसकी लंबाई कम हो जाएगी और मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला इवेंट्स क्या था अपने पास में, जो केंद्रक आवरण है वो केंद्रक आवरण क्या हो रहा है, टूटने लगता है। जो केंद्रिका है वो केंद्रिका का जो आकार है ये भी क्या होता है, घटने लगता है। गुणसूत्र कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो जो गुणसूत्र है वो कैसे हो गए, छोटे हो गए और मोटे हो गए। जो केंद्रक होता, कोशिका होती है, इसी कोशिका में क्या होता है, एस स्टेज में एक और घटनाक्रम पढ़ा था अपन ने, जो यहाँ सेंट्रोजोम था ये कैसा हो गया था, डबल। तो जैसे ये स्टेज स्टार्ट होगी ये जो सेंट्रोजोम है ये मूव करने लग जाएंगे और यहाँ तक प्रस्थान कर लेंगे। तो एक जो सेंट्रोजोम है वो यहाँ पहुँच गया और दूसरा दूसरे पोलर एंड पे ध्रुव पे पहुँच गया। तो इस हिस्से को अपन क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय सेक्टर। तो दो सेंट्रोजोम है, एक पहुंच गया एक ध्रुव पे और दूसरा पहुंच गया दूसरे ध्रुव पर। इनको जो है पोलर बॉडी कह रहे हैं अपन, यानी कि पोल्स वाले भाग कह रहे हैं। तो सबसे पहला घटनाक्रम तो क्या हुआ इसमें, सबसे पहले केंद्रक आवरण है वो नष्ट हुआ, जिसके कारण केंद्रक के अंदर की जो सामग्री है वो कोशिका में बिखर गई, यानी कोशिका द्रव्य में बिखर गई। केंद्रिका का जो आकार है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया, और जब तक प्रोफेज कंप्लीट होने में आएगी तब तक केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी यहाँ से।
जो सेंट्रोजोम थे ये मूवमेंट करते हुए विपरीत ध्रुवों की तरफ बढ़ जाते हैं और प्रोफेज खत्म होने तक ये विपरीत ध्रुवों पर स्थापित हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोजोम का विशेष क्या ध्यान रखना है, प्रारंभ में क्रोमोजोम कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, पतले और लंबे होते हैं। यहीं से अपने को ध्यान रखना, सबसे लंबे गुणसूत्र कहाँ मिलेंगे, प्रोफेज में मिलेंगे। जैसे जैसे प्रोफेज अवस्था आगे बढ़ती जाएगी क्रोमोजोम में क्या होगा, संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसके कारण गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। तो ये घटनाक्रम अपने को ध्यान रखना है प्रोफेज स्टेज में। सेंट्रोजोम का काम क्या था, स्पाइंडल फाइबर तरकु तंतु बनाने का काम था। तो यहाँ से हल्के हल्के से क्या बनना प्रारंभ कर देता है, ये तरकु तंतु बनाने स्टार्ट कर देता है सेंट्रोजोम। दूसरी स्टेज है वो है मेटाफेज। दूसरी स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, अपन ने अभी तक क्या देखा था, ये तो है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके अंदर। इसी में जो क्रोमोजोम है वो फैले हुए हैं। तो इनको डायग्रामेटिक बनाना चाहे, अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था, एस स्टेज में क्रोमोजोम में कितनी क्रोमेटिड दिखानी है अपने को, 4। तो जितने भी क्रोमोजोम थे वो कहाँ फैल गए, कोशिका द्रव्य में फैल गए। और ध्रुव के ऊपर उपस्थित है कौन सी संरचना, सेंट्रोजोम है। और इन्होंने क्या बनाना प्रारंभ कर दिया है, तरकु तंतु बनाना प्रारंभ कर दिया है। और ये तरकु तंतु प्रत्येक गुणसूत्र के साथ में जुड़ेगा, कहाँ से, काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से। तो प्रत्येक गुणसूत्र के साथ में क्या जुड़ जाता है, 2 तरकु तंतु जुड़ जाते हैं दोनों दिशाओं से। तो जितने भी अपन ने यहाँ इंडिकेट कर रखे इन सब से क्या हो गया, तरकु तंतु बन गया यहाँ। इसी में आगे क्या होता है, जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं इनमें 2 प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक प्रकार का फोर्स तो क्या कर रहा है, इनको खींचने का काम कर रहा है, और जो क्रोमेटिड है इनके बीच में दूसरा फोर्स काम कर रहा है जो इनको धकेलने का काम करेगा। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तरकु तंतु क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं, जिसके कारण जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सब एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे दिखेंगे, ये डायग्रामेटिक देखना चाहिए अपन, तो ये इस प्रकार से अरेंज होंगे। यहाँ 2 उदाहरण ले लेता हूं मैं। जब भी डायग्रामेटिक इसको दर्शाया जाएगा तो ये इससे जुड़ रहा है तरकु तंतु, और दूसरी तरफ से भी इससे जुड़ रहे हैं ये तरकु तंतु। तो ऐसा डायग्राम आता है, तो यानी कि ये स्टेज है मेटाफेज। और जिस लाइन पर ये अरेंज होते हैं इसी लाइन को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। इसी को मेटाफेज प्लेट, या फिर इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है इसी को। तो यहाँ क्या ध्यान में रखना है, सबसे जो बड़ा इवेंट्स है घटनाक्रम वो ये है कि जो तरकु तंतु सेंट्रोमियर से अटैच हुए थे उनमें सिकुड़न होने के कारण जितने भी क्रोमोजोम जो कोशिका द्रव्य में फैले हुए थे वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाते हैं। और इसी सीधी रेखा को अपन कहते हैं मेटाफेज प्लेट कह रहे हैं या इक्वेटोरियल प्लेट कह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही है इसमें।
इसके अलावा मेटाफेज में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? जो क्रोमोजोम होता है इसकी साइज की स्टडी करनी है, तो भी बेस्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। क्रोमोजोम्स फर्स्ट टाइम जो क्लियरली विजिबल होंगे, यानी कि प्रथम बार जो स्पष्ट रूप से दिखेंगे, इसमें क्रोमेटिड वगैरह सभी भाग अपने को स्पष्ट रूप से दिखेंगे, तो वो भी कौन सी स्टेज है? वो भी है मेटाफेज स्टेज। यहाँ से दो विशेष चीजें ध्यान में रखनी अपने को। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोजोम पहली बार स्पष्ट रूप से कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? वह है मेटाफेज। इसके अलावा यदि क्रोमोजोम की साइज का अध्ययन करना है तो उसके लिए उचित अवस्था भी कौन सी मानी गई है? मेटाफेज अवस्था ही मानी गई है। इसमें इस अवस्था को कैसे पहचानेंगे? जितने भी क्रोमोजोम होंगे कोशिका द्रव्य में, वो सभी एक स्ट्रेट लाइन पे अरेंज्ड हो जाएंगे, तो उसी लाइन को कहा जाता है मेटाफेज या इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट स्टेज आती है वो है एनाफेज। जो थर्ड स्टेज है वो है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या घटनाक्रम होगा? सबसे पहला तो मैं बना रहा हूं जो अपन ने लास्ट में छोड़ा था। जितने भी क्रोमोजोम थे वो सभी क्या थे? एक लाइन में व्यवस्थित थे, जिसको अपन ने पिछली स्टेप में नाम दिया था मेटाफेज प्लेट। किससे जुड़े हुए थे? तर्कु तंतुओं से जुड़े हुए थे। जब समय आगे बढ़ेगा, अवस्था चेंज होगी, तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होगा? जो सेंट्रोमियर था, जो सेंट्रोमियर था ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। तो पहला घटनाक्रम क्या है? जो सेंट्रोमियर है वो लॉन्जिट्यूडनली, वर्ड ध्यान रखना, लॉन्जिट्यूडली डिवाइड हो जाता है। सीधा अपन कह सकते हैं जो सेंट्रोमियर था ये डिवाइड हो गया, दो भागों में टूट गया। जैसे ही टूटता है, यहाँ दो प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं। जो ये स्पाइंडल फाइबर है, इसमें तो जो बल काम कर रहा है वो काम कर रहा है, पुलिंग फोर्स काम करता है। इनके अंदर कौन सा फोर्स लगता है? पुलिंग फोर्स, यानी कि खिंचाव वाला जो फोर्स है वो लगता है इसमें। जो क्या करेगा? इन क्रोमेटिड को किसकी तरफ खींचेगा? ध्रुव की तरफ। दूसरा, जो ये सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ था, तो यहाँ भी क्या हुआ था? जो सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ था यहाँ से, यहाँ भी एक प्रकार का फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको कह रहे हैं पुशिंग फोर्स कह रहे हैं। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? पुशिंग, यानी कि धकेलना अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ दोनों फोर्स एक ही समय पर काम कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहा है? ऊपर खींच रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? इनको धकेल रहा है। एक क्रोमेटिड को नीचे की तरफ धकेलेगा, एक ऊपर की तरफ धकेलेगा, और दूसरा क्या कर रहा है? ऊपर खींच रहा है, एक दूसरा नीचे खींच रहा है। तो ये इवेंट अपने को इस स्टेज में कैसे दिखेंगे? यदि इसका डायग्राम बनाए तो ये अपने को ऐसे दिखेंगे। सबसे पहले जो मूवमेंट करेगा भाग, वो तो कौन सा है? सेंट्रोमियर। सबसे पहले मूव करने वाला भाग कौन सा होगा? सेंट्रोमियर। क्यों? कि जो स्पाइंडल फाइबर है वो किससे अटैच हो रखा है? सेंट्रोमियर से। तो सबसे पहले भी मूव कौन सा भाग करेगा क्रोमोसोम का? सेंट्रोमियर। और जो दूसरा है में भी कैसे दिखेगा? ये ऐसी संरचना अपने को देखने को मिलेगी। इसका जो सबसे मेन इवेंट्स होता है वो क्या रहता है?
क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मूव हो जाती है किस तरफ, अपोजिट पोलर एंड की तरफ। सीधा सा है, यदि एक ही कैरेक्टर दिया जाता है कि जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रही है, तो ये कौन सी अवस्था होगी, वो होगी एनाफेज। यहाँ और क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, जो क्रोमोजोम होता है उसकी शेप का अध्ययन भी अपन कहाँ करते हैं, इसी स्टेज में करते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने जिक्र किया था कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे इसकी शेप निर्धारित होती है। यदि सेंटर में है, मध्य में है, तो वी शेप यहाँ अपने को देखने को मिलेगी। यदि सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस पे है तो एल शेप देखने को मिलेगी। यदि और टीलोमियर से थोड़ा दूर है तो जे शेप देखने को मिलेगी। टीलोमियर पे है तो आई शेप, रोड शेप देखने को मिलेगी। ये सभी शेप अपन कहाँ पढ़ पाएंगे, एनाफेज स्टेज में। इसके अलावा जो माइटोसिस है उसकी स्मॉलेस्ट फेज कौन सी मानी गई है, एनाफेज। जबकि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी मानी गई है, पहली प्रोफेज। सेल साइकिल में भी दो बातें ध्यान रखनी है, लॉन्गेस्ट फेज तो है इंटरफेज, स्मॉलेस्ट फेज है एम फेज। यदि माइटोसिस की बात करें तो लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज, स्मॉलेस्ट फेज है एनाफेज। और इसी में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सबसे छोटे भी होते हैं। लंबे और लंबी अवस्था दोनों हैं प्रोफेज, छोटी और छोटे गुणसूत्र है एनाफेज। साइज है मेटाफेज में, लेकिन शेप का जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं अपन एनाफेज स्टेज में। तो यहाँ अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, जो मेटाफेज पे अरेंज हुए थे क्रोमोजोम कह दो, बाईवेलेंट कह दो, इनमें सेंट्रोमियर लॉन्जिट्यूडली रूप से डिवाइड हो जाता है। यहाँ दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं एक साथ में, एक है जो इनको खींचता है और एक है जो इनको धकेलता है, जिसके कारण जो क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती हुई, मूवमेंट करती हुई अपने को दिखाई देगी। इनके अलावा क्या कर सकते हैं, इनमें क्रोमोजोम की शेप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट फेज पूछी जाती है, वो भी है एनाफेज। स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम, सबसे छोटे क्रोमोजोम पूछे जाते हैं, वो भी है एनाफेज स्टेज। इसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है, जो चौथी अवस्था जाती है उसका नाम है टीलोफेज। चौथी अवस्था है टीलोफेज अवस्था। इस टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, ध्रुवों के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, सेंट्रोजोम पड़े हुए। जो स्पाइंडल फाइबर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जिसके कारण क्रोमेटिड धीरे धीरे कहाँ पहुंच रही है, ध्रुव के वहां पे पहुंच रही है। तो जब क्रोमेटिड ध्रुव के पास में पहुंच जाती है तब स्टार्ट मानी जाती है कौन सी, टीलोफेज। जैसे ही ध्रुव पे पहुंच जाती है क्रोमेटिड, तो जो स्पाइंडल फाइबर था इनके बीच में जो कनेक्ट कर रखा था, ये स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और प्रत्येक क्रोमेटिड के चारों ओर क्या विकसित होने लग जाता है, वापिस पुनः केंद्रक आवरण बनने लग जाता है। और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका लुप्त हुई थी वो भी वापिस रीएपियर यानी कि दिखाई देने लगती है। इसके अलावा क्या होगा, जो क्रोमेटिड थी अब ये क्रोमेटिड क्या बन चुकी है, वापिस क्रोमोजोम बन चुकी। और जो क्रोमोजोम है वापिस कैसा होगा, ये पतला होने लगता है। जितना पतला होता जाएगा उतना ही लंबा भी होता जाएगा। जो घटनाक्रम प्रोफेज में हुआ था
उसका जस्ट अपोजिट यहाँ होने लगता है। वहाँ केंद्रक आवरण और केंद्रिका लुप्त होने लगी थी, तो और जो क्रोमोजोम थे पतले से कैसे हो गए, मोटे होने लग गए थे, लंबे से छोटे होने लगे। उसका अपोजिट है, यहाँ केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः वापस प्रेजेंट होती है, बनने लगती है, और इसके अलावा जो गुणसूत्र है वो वापस मोटे और छोटे की जगह कैसे होते हैं, पतले होने लगते हैं, जिससे उनकी लंबाई भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में यहाँ स्टार्ट होती है कौन सी प्रक्रिया, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या था, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब यहाँ स्टार्ट होगा, क्रोमोजोम बन चुके हैं, 1 से 2 क्रोमोजोम हो चुके हैं। अब अभी भी कोशिका द्रव्य एक ही है, तो कोशिका द्रव्य जैसे विभाजित होगा तो यहाँ 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस होने की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली है फरो मेथड या फरो विधि, और जो दूसरी विधि है वो है कोशिका प्लेट विधि, सेल प्लेट मेथड। जो फरो विधि होती है, खांच विधि होती है, ये होती है जंतु कोशिका में होती है। जो कोशिका प्लेट विधि है ये पादपों में होती है। पहला डिफरेंस ये ध्यान में रखना है। जो फरो मेथड होता है ये सेंट्रोपिटेली प्रकार का होता है या सेंट्रोपेटल प्रकार का होता है, यानी कि सेंटर का मीन्स है केंद्र, यानी मध्य से शुरू होगा और किनारों की तरफ खत्म हो गई ये विधि। जबकि ये कौन सा होता है, पेरीपेटल प्रकार का होता है। इसका मतलब है कि ये किनारों से स्टार्ट होगा और केंद्र की तरफ बढ़ेगा, यानी कि मध्य भाग की तरफ बढ़ेगा। पहले देखते हैं अपन फरो विधि में क्या होता है। जो टीलोफेज में घटनाएं छूटी थी, यहाँ क्या था, क्रोमोजोम हो गए पतले, दोनों जो पोलर एंड है वहां पे क्रोमोजोम इस प्रकार से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि आकृति कैसे हो गई, डमलाकार हो गई पुनः वापस। जैसे ही ये मिलान हो जाता है इनका, तो ये इसमें डिवाइड हो जाती है 2 में, एक कोशिका और दूसरी कोशिका। तो इस विधि में क्या होता है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ती है, जिसके कारण इसकी संरचना डमलाकार हो जाती है और ये 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि 2 संतति कोशिकाएं उत्पन्न कर लेती है। यहाँ अपन ने पढ़ा था सेंटर पेटल, यानी कि जो फरो विधि होती है ये तो होती है पेरीपेटल प्रकार की। अपने पहले क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, ये तो होती है पेरीपेटल प्रकार की, यानी किनारों से शुरू होगी और कहाँ बढ़ेगी, मध्य भाग की तरफ। जबकि ये कैसी होगी, सेंटर पेटल, यानी मध्य से शुरू होगी और किनारों की तरफ बढ़ेगी। तो ये तो हो गया कौन सा, फरो विधि, खांच विधि जो जंतुओं में पाई जाती है। दूसरी विधि की बात करें, इसमें क्या होता है, जो अपन ने टीलोफेज में छोड़ा था लास्ट में वही सेम टू सेम यहाँ था, क्रोमोजोम ऐसे दागे जैसे। अब इसमें क्या होता है, जो अपन ने टीलोफेज में पढ़ा था लास्ट में कि तर्कु तंतु नष्ट हो जाते, तो यहाँ क्या होता है,
कुछ तरकु तंतुओं के जो रेशे होते हैं वो अभी भी शेष रह जाते। तरकु तंतुओं के रेशे शेष रह जाते। इन दोनों के मध्य क्या होते हैं, तरकु तंतुओं के कुछ रेशे बच जाते। सबसे पहले क्या होता है, इनके जो ये रेशे होते हैं इनके दोनों तरफ क्या होता है, गोल्जी बॉडी यहाँ बन जाता है, गोल्जी काई विकसित हो जाता है यहाँ। और ये गोल्जी काई क्या करता है, एक पदार्थ स्रावित करता है जिसको कह रहे हैं अपन पेक्टिन पदार्थ कह रहे हैं। और ये स्रावित होता होता और ये जमता जाएगा और ये कहाँ बढ़ जाएगा, इस कोशिका झिल्ली के पास में पहुंच जाएगा। तो जो ये एक लाइन बन रही है पूरी, किसके कारण है, पेक्टिन का जमाव होने के कारण। इसी लाइन को क्या कह रहे हैं अपन, सेल प्लेट कह रहे हैं, कोशिका पट्टी कह रहे हैं। और जो ये संरचना बनी थी इस संरचना को क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट। जो ये सेल प्लेट बनी है ये फ्यूचर में जाके क्या बना देगी, मध्य पटलिका बना देगी। जब इसका जमाव हो जाएगा कंप्लीट रूप से तो ये क्या रूप धारण कर लेगी, मध्य पटलिका। और जब भी अपन देखते हैं किसी भी कोशिका में देखते हैं तो सबसे बाहर मध्य पटलिका कहाँ होती है, कोई भी दो कोशिकाएं हैं इनको जो बीच में जोड़ने वाली संरचनाएं हैं वो कौन सी है, मध्य पटलिका ही है। तो इसका निर्माण कहाँ से होता है, जो कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ था उसमें एक संरचना बनी थी कोशिका प्लेट, यही आगे जाके फ्यूचर में किस में बदल जाती है, मध्य पटलिका में बदल जाती है। और ये किसकी बनी हुई है, पेक्टिन पदार्थ की बनी हुई है। और इसमें भी यदि गहराई में जाते हैं अपन तो ये बनी हुई है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है प्लांट सीमेंट, इसको कहा जाता है पादप सीमेंट के नाम से भी इसको पुकारते हैं। क्यों, क्योंकि जो दो नज़दीकी कोशिकाएं होती है इनको जोड़ने का काम यही भाग कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में सबसे पहले जब भी विभाजन होगा तो सबसे पहली संरचना कौन सी बनेगी, तो वो कौन सी बनेगी, मध्य पटलिका ही बनेगी। मध्य पटलिका के बाद में मिलने वाली संरचना हो जाएगी कौन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर चलेंगे तब कोशिका झिल्ली, और फिर जो भी अंदर संरचनाएं कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य जितने कोशिकांग है वो सब अंदर मिलेंगे। तो सबसे बाहरी बार कौन सी हो गई, मध्य पटलिका। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कोशिका विभाजन के बाद में प्रथम जो दिखाई देने वाली संरचना है वो है मध्य पटलिका, जो विकसित होती है सेल प्लेट के माध्यम से। यहाँ अपन पढ़ रहे थे कि जंतु पादप कोशिकाओं में कैसे विभाजन हो रहा है, ध्रुवों के ऊपर क्या पड़े हुए थे, जो गुणसूत्र दो बन गए थे ये थे, इनके बीच में कुछ तरकु तंतुओं के रेशे रह जाते हैं। इस रेशे के दोनों तरफ क्या होता है, गोल्जी काई विकसित हो जाता है। तो इस संपूर्ण संरचना को तो कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये एक पदार्थ स्रावित करता है जो है पेक्टिन पदार्थ, और ये पदार्थ जमता हुआ कहाँ चला जाता है, कोशिका झिल्ली तक पहुंच जाता है। और यहाँ से इसको क्या करता है, एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, यानी कि एक से दो कोशिकाएं बन गई। जो ये प्लेट बनी थी ये प्लेट ही आगे जाके किस में बदल गई, मध्य पटलिका में बदल गई, मिडिल लेमिला में बदल गई। तो ये था अपने माइटोसिस की कैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। अब यहाँ अपने पास में है कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। क्या मैं कह दूं माइटोसिस का क्या महत्व है, यहाँ
कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि माइटोसिस के कोई 2 महत्व या 4 महत्व लिखिए। तो सबसे पहला तो क्या है, कोई भी प्लांट्स वगैरह है या कोई एनिमल सेल्स है, किसी भी प्रकार की सेल्स है, यदि इनमें डैमेज हो जाता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इनकी जो रिपेयरिंग का काम है वो कौन करेगा, माइटोसिस करेगा। जैसे सपोज कीजिए कोई कान की संरचना है, इसकी कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो अपने को इसकी संरचना को मेंटेन करने के लिए कैसी कोशिकाएं चाहिए, उसी प्रकार की कोशिकाएं चाहिए, उसी प्रकार के गुणसूत्र उसमें होने चाहिए। तो ये ऐसा कौन उत्पन्न करेगा, माइटोसिस। तो किसी भी भाग की डैमेजिंग हो जाती है, जैसे घाव हो गया, तो घाव को जो वापस भरने का काम कर रहा है वो भी कौन सा विभाजन कर रहा है, माइटोसिस। कोई सारे पौधे हैं, कोई भाग नष्ट हो गया, तो वापस उसमें जो कोशिकाएं बनेगी वो भी किसके द्वारा बनेगी, माइटोसिस। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा कौन सा, माइटोसिस। जैसे खंडन की प्रक्रिया होती है, फ्रेगमेंटेशन की होती है, अमीबा वगैरह में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो भी माइटोसिस के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा क्या उपयोग इसका, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है, यानी इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं अपन, इससे जो न्यू स्पीसीज है उसका इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कि नई जातियों की जो उत्पत्ति है ये जब ही पॉसिबल है जब उसमें वेरिएशन क्रिएट हो जाए, विविधता उत्पन्न हो जाए। तो विविधता जिसके द्वारा उत्पन्न होगी वो आएगा मियोसिस। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, जो आनुवांशिक जो वेरिएबिलिटी है, आनुवांशिक जो संरचनाएं, उनको स्थायी बनाने का काम तो कर रहा है माइटोसिस, और इसमें नई चीजें ऐड करने का काम करेगा मियोसिस। तो जिनमें वेरिएशन, जिसके माध्यम से भी वेरिएशन उत्पन्न हो रहा है, मतलब उससे नई जाति की उत्पत्ति भी पॉसिबल होगी। जो क्रोमोजोम है उनका मेंटेनेंस भी इसके माध्यम से हो रहा है। तो ये अपने टॉपिक में आते हैं कैसे, या तो महत्व के नाम से पूछ ले या सिग्निफिकेंस के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है। तो ये था अपना माइटोसिस, जिसमें अपन ने सबसे पहले शुरुआत की थी कि क्रोमोजोम कैसे बनेगा, क्रोमोजोम के कौन कौन से भाग है, सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है, कौन कौन सी स्टेज है। सेल डिवीजन में अपन ने अभी तक कंप्लीट किया है माइटोसिस और दूसरा हुआ है माइटोसिस, और इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर।